ऑफिस में ठीक विंडो के पास बैठे पहले कर्मचारी ने बाहर अधीर को देखते हुए धीमी आवाज में चुगलबाजी की तरह कहा, क्या किस्मत है यार इसकी, करोड़पति बीवी मिली है इसे। दूसरा कर्मचारी उसी लहजे में हंसते हुए उससे बोलता है, जब अपनी औकात रोडपति की हो तो बीवी के करोड़पति होने से क्या होगा। जूही के कानों में जैसे ये बात पड़ी, उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। तब अधीर अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए गेट की तरफ बढ़ रहा था। हर रोज की तरह उसे सिक्योरिटी गार्ड ने भी कोई खास इज्जत नहीं दी और ना ही रजिस्टर में साइन करने के लिए कहा, बस उसे नजरअंदाज कर दिया। वैसे देखा जाए तो अधीर दिखने में बुरा नहीं था, फिर भी हर रोज टिफिन बॉक्स लिए सीधा यहाँ पहुंच जाता। दिन बदल रहे थे पर अधीर के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो सर झुकाकर ऑफिस के अंदर आया और सीधा केबिन की तरफ चला गया। जैसे ही वो केबिन के पास पहुंचा, उसे अंदर एक आदमी की आकृति नजर आई। अधीर देख पा रहा था कि वो आदमी मोहिनी के कितने करीब है और मोहिनी उसकी टाई ठीक कर रही है। ये सब देखने के बाद उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, ये भी अधीर ने नहीं सोचा। बस उसने हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाया और फिर केबिन के हैंडल पर हाथ रखकर धक्का देते हुए दरवाजा खोला। मोहिनी ने झटके से खुद को संभालते हुए अधीर की तरफ देखा और वो गुस्से से झल्ला उठी। उसने कहा, ये क्या तमीज है, अगर दरवाजा खटखटाया था तो 2 मिनट बाहर इंतजार कर लेते, क्या इतना भी नहीं होता तुमसे। समझ में नहीं आता भगवान ने किस गधे को मेरे गले बांध दिया है। मोहिनी को गुस्से में लाल पीला होते हुए देख उसके ठीक बगल में खड़ा राजीव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से नरम लहजे में कहता है, शांत हो जाओ मोहिनी, अब वो समय नहीं रहा जहाँ औरतों को अपनी शादी निभाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़े। मुझे तो समझ नहीं आता तुम इस निकम्मे को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। इतना कहकर राजीव चुप हो गया और फिर उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि फिर तुम्हारे लिए लंच कौर लेकर आएगा। राजीव का मजाक सुनते ही मोहिनी और भी ज्यादा गुस्से में भर गई और उसने तेज चाल में अधीर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए ऑफिस से बाहर ले गई। उस वक्त ऑफिस के सभी लोग मोहिनी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। हालांकि सबके चेहरे पर मजाकिया हंसी थी, लेकिन मोहिनी की मौजूदगी की वजह से सबने अपने पेट को दबा लिया था और मुंह बंद रखा था। तभी उन सभी कर्मचारियों के बीच खड़ी जूही का दिल जलने लगा और उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, अधीर, तुम किस मिट्टी के बने हो। माना कि तुम्हारी डोर मोहिनी से बंध चुकी है, लेकिन ऐसे रिश्ते को एक तरफा नहीं निभाया जाता ना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्यार जरूरी होता है और तुम हो कि मोहिनी की हर कड़वी बात को चुपचाप सुन लेते हो। इतने में जूही ने लंबी सांस ली और डरे हुए मन से पलटकर खिड़की की तरफ देखा, जहां मोहिनी अधीर पर चिल्लाते हुए टिफिन बॉक्स फेंक रही थी और कह रही थी कि आज के बाद तुम्हें मेरे लिए लंच लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाओ। मुझे यहाँ पर कोई प्रदर्शनी नहीं लगानी है। अगर तुम रोज इसी तरह आते रहे तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने किस गधे से शादी की है। जमीन पर इस तरह खाने को बिखरे हुए देख अधीर ने नजर झुकाई और टिफिन बॉक्स उठाते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारी फिक्र है। मेरी माँ के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, खासकर जब वो मेरे ऑफिस के बारे में बात करें। इतना कहकर मोहिनी पलटकर कंपनी के मेन डोर की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। वो लौटकर फिर अधीर के पास आई और हाथ बांधते हुए गुस्से से कहती है, अब मैं तुम्हें ये बात आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स देकर मेरी जिंदगी से दफा हो जा। अगर इस बार भी तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो शायद फिर तुम्हें हर रोज खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा मेरे कमरे में आना बंद। यही तुम्हारी गलती की सजा है। मोहिनी के गुस्से पर अब भी अधीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सिर्फ सर झुकाए रोड की तरफ चला गया। दूसरी तरफ मोहिनी उस दिन के बारे में सोचने लगी जिस दिन घर पर उसकी और अधीर की शादी की बात चल रही थी। मोहिनी ने एक निकम्मे आदमी से शादी करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि तब तक उसने अधीर की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी दादी मानने को तैयार नहीं थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मोहिनी की शादी अधीर से ही हो। इसीलिए उन्होंने अपने कांपते हाथों से मोहिनी के हाथ को पकड़कर कहा, अगर तुमने इस लड़की से शादी नहीं की ना बेटा, तो शायद मुझे स्वर्ग में भी सुकून नहीं मिलेगा। क्या तुम मेरे लिए ये चाहती हो? आज तक मैंने तुम सबका ख्याल रखा। तुम्हारे दादाजी के गुजरने के बाद अकेले कंपनी संभाली। उसके बदले कम से कम मेरे लिए इतना कर दो
और यकीन मानो कि जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, एक दिन तुम्हें उस बात पर गर्व महसूस होगा कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए हीरा चुना है। दादी तो प्यारी प्यारी बातें करके चल बसी, लेकिन ये नकली हीरा मोहिनी के गले में अटकी हड्डी की तरह हो गया था। जैसे ही अधीर वापस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा, तभी उसने अपना दायां हाथ जेब में डाला और उसे याद आया कि उसकी सास ने मोहिनी को दवाई देने के लिए भी कहा था। वो दवाइयां मोहिनी घर पर ही भूल आई थी। कुछ सोचते हुए अधीर ने अपनी कदम वापस लिए और फिर कंपनी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर नजर आ रहा था और ना ही आंखों में कोई शर्म थी। जब वो गेट के पास पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे ओ भैया, अब इस बार पिटकर ही मानोगे क्या? आ जाते हो बार बार, क्या मैडम के गुस्से से तुम्हें डर नहीं लगता? अब क्या काम है, बोलो। सिक्योरिटी गार्ड का सवाल सुनते ही अधीर ने अपने जेब से एक दवाई का पार्सल निकाला और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ये मेडिसिन मोहिनी तक पहुंचा दोगे? सिक्योरिटी गार्ड हंसा और उसने कहा, हम क्या तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगते हैं जो नागिन के बिल में हाथ डालेंगे? हमको सिर्फ यहाँ बैठकर इस रजिस्टर में लोगों के आने जाने की खबर लिखने का पैसा मिलता है, डिलीवरी करने का नहीं। और रही बात मदद की, ऐसी औरतों की कौन मदद करेगा जिसे चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता? वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी सेवा क्यों करते हो? मैंने उन्हें कई बार डिवोर्स शब्द कहते हुए सुना है, क्या तुम पति हो उसके? सिक्योरिटी गार्ड भी अधीर का मन पढ़ना चाहता था। वैसे तो स्टाफ में ये बात आग की तरफ फैल चुकी थी कि इतनी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की सीईओ ने एक निकम्मे से शादी की है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुंह पर बोल पाए। वैसे मोहिनी की शादी देहरादून में हुई थी। उसके स्टाफ से कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। साथ ही परिवार के भी कुछ ही लोगों को बुलाया गया था, वरना समाज में सवाल उठ खड़े होते। रही बात अधीर की, उसकी तरफ से तो संकल्प भी पंडित ने खुद ही लिया था। अभी तक मोहिनी के लिए अधीर एक ऐसा लड़का था जिसके माँ बाप ना होने के कारण शायद दादी को उस पर दया आ गई होगी, इसीलिए उन्होंने अपनी पोती को उसके पल्ले बांध दिया। सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद अधीर ने फिर से हिम्मत दिखाई और ऑफिस के अंदर चला गया। जैसे ही केबिन के अंदर खड़े राजीव की नजर अधीर पर पड़ी, तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान जग उठा और उसने मोहिनी की गैर मौजूदगी पर उस प्लान को अंजाम देने की कोशिश की और मोहिनी का पानी का ग्लास अपनी तरफ लेते हुए अपनी जेब से एक पिंक कलर का पाउडर निकाला और अधीर के अंदर आने तक का इंतजार किया। जैसे ही अधीर ने केबिन का दरवाजा खोला, वैसे ही राजीव ने वो पिंक पाउडर मोहिनी के ग्लास में मिलाया और फिर अचानक से अपना हाथ हटा लिया। अधीर आगे बढ़ा और उसने राजीव से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? राजीव अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रखते हुए कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। देखो, तुमने अभी अभी मोहिनी के पानी के ग्लास में कुछ डाला है। मैं जानता हूँ आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी राजीव ने एक नजर बाहर की तरफ घुमाई और मोहिनी को दूर दूर तक देखने की कोशिश की। अचानक उसे मोहिनी केबिन की तरफ आती हुई नजर आई। ये देखकर राजीव ने अपने जेब से पाउडर का पैकेट निकाला और कहा, तुम क्या इसकी बात कर रहे हो? ये तो सिर्फ पेट का कब्ज दूर करने का चूर्ण है। अधीर ने राजीव के हाथ से वो पैकेट छीना और उस ग्लास को उठाते हुए राजीव से कहा, अगर तुम इतने भरोसे के साथ कह सकते हो तो पहले इसे खुद पीकर बताओ। दोनों के बीच में झड़प हो रही थी। अचानक मोहिनी केबिन के अंदर आई और अधीर के हाथ से पानी का ग्लास जमीन पर छूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मोहिनी ये देखकर हैरान रह गई। तभी राजीव ने मोहिनी के गुस्से को और हवा देते हुए कहा, तुम भी ना मोहिनी, इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। जितना जल्दी हो सके इसको डिवोर्स दे दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता तो ये तुम्हारे पानी में जहर मिलाकर तुम्हें पिला देता। ये देखो इसके हाथ में क्या है। राजीव ने पूरा खेल पलट दिया था और पूरा ब्लेम अधीर पर डाल दिया। अब तक भले ही मोहिनी अधीर से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का भरोसा था कि अधीर कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके इसी भरोसे को तोड़ने के लिए राजीव ने ये हरकत कर डाली। मोहिनी ने एक बार गौर से सारी चीजों को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए गुस्से से अपना हाथ उठाकर अधीर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा, बस इतना ही देखना बाकी रह गया था। मैंने अभी अभी समझाया था ना तुम्हें क्या करना है। जाओ और डिवोर्स पेपर साइन करो। इतना सब होने के बाद भी अधीर ने अपनी बात समझाने तक की जहमत नहीं की। अपने गाल में हाथ लगाकर सीधा केबिन से बाहर निकल गया। उस वक्त जूही मोहिनी के केबिन से बाहर थी। हालांकि उसने कई बार अधीर को जलील होते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार वो मार भी खा रहा था। ये बात जूही को बर्दाश्त नहीं हुई और वो अधीर के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही अधीर तेज चाल में ऑफिस से बाहर निकलता, तभी जूही ने कहा, रुक जाओ। आज पहली बार अधीर से किसी ने बात करने की कोशिश की थी।
और ये आवाज उसके लिए नई थी, इसीलिए उसके कदम वहीं रुक गए। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सुंदर लड़की अपने चेहरे पर हजारों भाव लिए उसकी तरफ सवालिया नजर से देख रही थी। अधीर के पास उस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जूही ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अधीर से कहा, कैसे इंसान हो तुम? हर रोज जलील होते हो और फिर से अगली बार जलील होने आ जाते हो। क्या तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठता कि ऐसा करने से तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे? जूही की बात सुनकर अधीर मुस्कुराया और उसने कहा, आज मैंने पहली बार किसी को मेरी बेइज्जती की वजह से परेशान होते देखा है। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि बेवजह मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझसे क्या कहते हैं। जूही कहती है, लेकिन क्यों? क्या तुम मोहिनी से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए कुछ भी झेलने को तैयार हो? इस सवाल पर एक